हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होगे। आज की कहानी है संबंध। इस औरत को देख रही हो जिसकी गोद में बच्चा है? हाँ, देख रही हूँ। कौन है यह? अरे, इसको नहीं जानती तू? पहली वाली औरत बोली। हाँ, नहीं जानती। दूसरी वाली औरत इनकार करते हुए बोली, यह पवन सेठ की दूसरी औरत है। पहली औरत गुजर गई, तब उसने इस औरत से शादी कर ली। हाय, कहाँ पवन सेठ और कहाँ यह औरत। हैरानी से दूसरी औरत बोली, इसकी गोद में जो लड़का है वह पवन सेठ का नहीं है। तब फिर किसका है? पवन सेठ के नौकर रामलाल का। पहली वाली औरत ने जवाब दिया, अरे, पवन सेठ की उम्र देखो, मुंह में दांत नहीं और पेट में आंत नहीं। दूसरी वाली औरत ने ताना मारते हुए कहा, दोनों में उम्र का कितना फर्क है। इस औरत ने कैसे कर ली शादी? सुना है यह औरत विधवा थी। पहली वाली औरत ने कहा, विधवा थी तो क्या हुआ? अरे, उम्र देखकर तो शादी करती। अरे, इसने पवन सेठ को देखकर शादी नहीं की, फिर क्या देखकर शादी की? उस औरत ने पूछा। उसकी ढेर सारी दौलत देखकर आगे की बात निर्मला न सुन सकी। जिस दुकान पर जाने के लिए वह सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, तभी ये दोनों औरतें सीढ़ियाँ उतर रही थीं। उसे देखकर यह बात कही, तब वह रुक गई। उन दोनों औरतों की बातें सुनने के बाद दुकान के भीतर न जाते हुए वह उल्टे पैर लौटकर फिर कार में बैठ गई। ड्राइवर ने हैरान होकर पूछा, मेम साहब, आप दुकान के भीतर क्यों नहीं गईं? जल्दी चलो बंगले पर। निर्मला ने अनसुना करते हुए आदेश दिया। आगे ड्राइवर कुछ न बोल सका। उसने चुपचाप गाड़ी स्टार्ट कर दी। निर्मला की गोद में 1 साल का बच्चा नींद में बेसुध था, मगर कार में बैठने के बाद भी उसका मन उन दोनों औरतों के तानों पर लगा रहा। उन औरतों ने जो कुछ कहा था सच ही कहा था। निर्मला उदास हो गई। निर्मला पवन सेठ की दूसरी ब्याहता है। पहली पत्नी आज से 3 साल पहले गुजर गई थी। यह भी सही है कि उसकी गोद में जो लड़का है वह रामलाल का है। रामलाल जवान और खूबसूरत है। जब निर्मला ब्याह करके पवन सेठ के घर में आई थी, तब पहली बार उसकी नजर रामलाल पर पड़ी थी। तभी से उसका आकर्षण रामलाल के प्रति हो गया था, मगर वह तो पवन सेठ की ब्याहता थी, इसलिए उसके खूंटे से बंध गई थी। यह भी सही है कि निर्मला विधवा है। अभी उसकी उम्र का 34वां पड़ाव चल रहा है। जब वह 20 साल की थी, तब उसकी शादी राजेश से कर दी गई थी। वह बेरोजगार था, नौकरी की तलाश जारी थी, मगर वह इधर उधर ट्यूशन करके अपनी जिंदगी की गाड़ी खींच रहा था। निर्मला के सास झगड़ालू थी। हरदम वह उस पर अपना सासपना जताने की कोशिश करती। छोटी छोटी गलतियों पर बेवजह चिल्लाना उसका स्वभाव बना हुआ था, मगर वह दिन काल बनकर उस पर टूट पड़ा जब एक कार वाला राजेश को रौंद कर चला गया। अभी उनकी शादी हुए 7 महीने भी नहीं बीते थे और वह विधवा हो गई। समाज की जरूरी रस्मों के बाद निर्मला के सास ने उसे डायन बता दिया। यह कहकर उसे घर से निकाल दिया कि आते ही मेरे बेटे को खा गई। ससुराल से जब विधवा निकाली जाती है, तब वह अपने मायके में आती है। निर्मला भी अपने मायके में चली आई और माँ, बाबूजी और भाई के लिए बोझ बन गई। बाद में एक प्राइवेट स्कूल में टीचर बन गई। तब उसे विधवा जिंदगी जीते हुए 14 साल से ऊपर हो गए। समाज के पोंगा पंथ के मुताबिक विधवा की दोबारा शादी भी नहीं हो सकती है। उसे तो अब जिंदगी भर विधवा की जिंदगी जीनी है। ऐसे में वह कई बार सोचती है कि अभी माँ बाप जिंदा हैं, लेकिन कल वे नहीं रहेंगे, तब भाई कैसे रख पाएगा। यही दर्द उसे हरदम कचोटता रहता था। निर्मला कई बार यह सोचती थी कि वह माँ बाप से अलग रहे, मगर एक विधवा का अकेले रहना बड़ा मुश्किल होगा। मर्दों के दबदबे वाले समाज में कई भेड़िए उसे नोचने को तैयार बैठे हैं।
कई वहशी मर्दों की निगाहें अब भी उस पर गड़ी रहती हैं। माँ और बाबूजी भी उसे देखकर चिंतित हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ वही अपने बारे में सोचती है। माँ और बाबूजी भी सोचते हैं कि निर्मला की जिंदगी कैसे कटेगी। वे खुद भी चाहते थे कि निर्मला की दोबारा शादी हो जाए, मगर समाज की बेड़ियों से वे भी बंधे हुए थे। इसी कश्मकश में समाज के कुछ ठेकेदार पवन सेठ का रिश्ता लेकर निर्मला के बाबूजी के पास आ गए। बाबूजी को मालूम था कि पवन सेठ बहुत पैसे वाला है। उसका बड़ा भाई मनोहर सेठ के नाम से मशहूर है, मगर दोनों भाइयों के बीच 30 साल पहले ही घर की जायदाद को लेकर रिश्ता खत्म हो गया था। आज तक दोनों के बीच बोलचाल बंद है। बाबूजी यह भी जानते थे कि पवन सेठ 64 साल के ऊपर है। यह बेमेल गठबंधन कैसे होगा। तब समाज के ठेकेदारों ने एक ही बात बाबूजी को समझाने की कोशिश की थी कि यह निर्मला की जिंदगी का सवाल है। पवन सेठ के साथ वह खुश रहेगी। तब बाबूजी ने सवाल उठाया था कि पवन सेठ नदी किनारे खड़ा वह ठूंठ है कि कब बहाव में बह जाए, फिर निर्मला विधवा की विधवा रह जाएगी। तब समाज के ठेकेदारों ने बाबूजी को समझाया कि देखो, वह विधवा जरूर हो जाएगी, मगर सेठ की जायदाद की मालकिन बनकर रहेगी। तब बाबूजी ने निर्मला से पूछा था, निर्मला तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। वह सब समझते हुए भी अनजान बनते हुए बोली, रिश्ता और मेरे लिए? हाँ निर्मला, तुम्हारे लिए रिश्ता, मगर बाबूजी मैं एक विधवा हूँ और विधवा की दोबारा शादी नहीं हो सकती। अपने पिता को समझाते हुए निर्मला बोली थी, हाँ नहीं हो सकती है, मैं जानता हूँ, मगर जब सोचता हूँ कि तुम यह लंबी उम्र कैसे काटोगी तो डर जाता हूँ। जैसे कोई दूसरी विधवा काटती है वैसे ही काटूंगी। बाबूजी निर्मला ने जब यह बात कही तब बाबूजी सोच विचार में पड़ गए थे। तब निर्मला खुद ही बोली थी, मगर बाबूजी मैं आपकी भावनाओं को भी अच्छी तरह समझती हूँ। आप बूढ़े पवन सेठ के साथ मेरा ब्याह करना चाहते हैं। हाँ बेटी, वहाँ तेरी जिंदगी अच्छी तरह कट जाएगी और विधवा की जिंदगी से छुटकारा भी मिल जाएगा। बोलकर बाबूजी ने अपने मन की सारी बात कह डाली थी। तब वह भी सहमति देते हुए बोली थी, बाबूजी आप किसी तरह की चिंता मत करें, मैं यह शादी करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर बाबूजी का चेहरा खिल गया था। फिर पवन सेठ के साथ निर्मला की बेमेल शादी हो गई। निर्मला पवन सेठ के बंगले में आ गई थी। दुकान के नौकर अलग, घर के नौकर अलग थे। घर का नौकर रामलाल 20 साल का गबरू जवान था, बाकी तो वहाँ ढेर औरतें थीं। जब पवन सेठ के साथ निर्मला हम बिस्तर होती थी, वह बहुत जल्दी ठंडा पड़ जाता था। राजेश के साथ जो रातें गुजारी थीं, पवन सेठ के साथ वैसा मजा नहीं मिलता था। पवन सेठ ने कई बार उससे कहा था, निर्मला तुम मेरी दूसरी पत्नी हो, उम्र में बेटी के बराबर हो। अगर मेरी पहली पत्नी से कोई औलाद होती तब वह तुम्हारी उम्र के बराबर होती। मैं तुझसे औलाद की आस रखता हूँ, तुम मुझे एक औलाद दे दो। औलाद देना मेरे अकेले के हाथ में नहीं है। निर्मला अपनी बात रखते हुए बोली, मगर मैं देख रही हूँ। क्या देख रही हो? उसे रुकते देख पवन सेठ ने पूछा। हमारी शादी के 6 महीने हो गए हैं, मगर जितना जोश पैदा होता वह पल भर में खत्म हो जाता है। अब मैं उम्र की ढलान पर हूँ, फिर भी औलाद चाहता हूँ। पवन सेठ की आंखों का इशारा वह समझ गई। तब उसने नौकर रामलाल से बातचीत करना शुरू किया। निर्मला उसे बार बार किसी बहाने अपने कमरे में बुलाती, आंखों में हवस लाती। कभी वह अपना अंचल गिराती, कभी ब्लाउज का ऊपरी बटन खोल देती, तो कभी पेटीकोट जांघों तक चढ़ा लेती। मर्द कैसा भी पत्थर दिल हो, आखिर एक दिन पिघल ही जाता है। रामलाल ने कहा, मेम साहब आपका मुझे देखकर बार बार आंचल गिराना मुझे अच्छा नहीं लगता। आप क्यों ऐसा करती हैं?
अरे बुद्धू, इतना भी नहीं समझता है, निर्मला मुस्कुरा कर बोली और उसके गाल को चूम लिया। समझता तो मैं सब कुछ हूँ, मगर मालिक कुछ भी नहीं कहेंगे। बीच में ही उसकी बात काट कर निर्मला बोली, मालिक से क्यों घबराता है? यह सुनकर रामलाल पहले तो हैरान हुआ, फिर धीरे से मुस्कुरा दिया। उसने अब न देखा न ताव निर्मला को दबोच लिया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। निर्मला ने कुछ नहीं कहा। फिर क्या था, निर्मला की शह पाकर जब भी मौका मिलता वे दोनों हम बिस्तर हो जाते। इसका फायदा यह हुआ कि निर्मला का जोश शांत होने लगा था और एक दिन वह पेट से हो गई। पवन सेठ बहुत खुश हुआ और जब पहला ही लड़का पैदा हुआ तब पवन सेठ की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। निर्मला और बच्चे की देखरेख के लिए एक आया रख ली गई। जब भी बाजार या कहीं दूसरी जगह जाना होता निर्मला अपने बच्चे को आया के पास छोड़ जाती है, मगर आज उसकी ममता जाग गई थी इसलिए साथ ले गई थी। मेम साहब, बंगला आ गया। जब ड्राइवर ने यह कहा तब निर्मला पुरानी यादों से लौटी। जब वह कार से उतरने लगी तब ड्राइवर ने पूछा, मेम साहब, जिस दुकान पर आप खरीदारी करने पहुंची थीं, वहां से बिना खरीदारी किए क्यों लौट आईं? मेरा मूड बदल गया, निर्मला ने जवाब दिया। मूड तो नहीं बदला मेम साहब, मगर मैं सब समझ गया, कहकर ड्राइवर मुस्कुराया। क्या समझे मानमल? गुस्से से निर्मला बोली। इस बच्चे को लेकर उन औरतों ने। देखो मानमल, तुम अपनी औकात में रहो। बीच में ही बात काट कर निर्मला बोली, हाँ मेम साहब, मैं भूल गया था कि मैं आपका ड्राइवर हूँ। माफी मांगते हुए मानमल बोला, मगर सच बात तो होठों पर आ ही जाती है। क्या सच बात होठों पर आ जाती है? निर्मला ने पूछा। यही मेम साहब की उन दोनों औरतों ने बच्चे को देखकर कहा होगा कि यह बच्चा सेठ जी का खून नहीं है, बल्कि उनके नौकर रामलाल का है। मानमल ने साफ साफ कह दिया। तब निर्मला गुस्से से बोली, देखो मानमल, तुम हमारे नौकर हो और अपनी हद में रहो। औरों की तरह हमारे संबंधों को लेकर बात करने की जरूरत नहीं है, कहकर निर्मला कार से उतर गई। अभी निर्मला दालान पार कर रही थी कि आया ने आकर बच्चे को उससे ले लिया। मानमल फिर मुस्कुरा दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मिलती है अगली वीडियो में। धन्यवाद।